आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है बेंजोइक अम्ल का आयनन स्थिरांक 6.46 इंटू 10⁻⁵ तथा सिल्वर बेंजोएट का KSP यानी आयनिक गुणनफल स्थिरांक 2.5 इंटू 10⁻13 है। कह रहा है 3.19 pH वाले बफर विलयन में सिल्वर बेंजोएट जल की तुलना में कितना गुना विलेय होगा। तो देखिए, जो हमारा KSP है इससे अगर ज़्यादा आयनन स्थिरांक है तो ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा। और अगर घुलनशीलता की बात करें तो KSP से कम होना चाहिए ये आयनन स्थिरांक, तभी ये घुलनशील होगा। देखिए, अभी इसके ऊपर वाले में ही देखा था, इसमें लिखा है आयनन गुणनफल विलेयता गुणनफल से कम है, अतः कोई अवक्षेप नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए विलेयता गुणनफल KSP 7.4 इंटू 10⁻⁴ है, ये ज़्यादा है आयनन गुणनफल 1 इंटू 10⁻⁹ से। तो आयनिक प्रोडक्ट अगर कम है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से तो विलयन हमारा घुलनशील होगा, नहीं तो प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बन के नीचे बैठ जाएगा। तो अब ये बात हमको अगर पता है तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बेंजोइक अम्ल को लिख लिया C6H5COOAg। ये है सिल्वर बेंजोएट, नॉट बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल हमारा C6H5COOH होगा। तो सिल्वर बेंजोएट टूटेगा तो C6H5COO- देगा और Ag प्लस देगा। तो अब जल में घुलनशीलता, तो जल में घुलनशीलता कह रहा है माना सिल्वर बेंजोएट की विलेयता x मोल पर लीटर है, सिल्वर बेंजोएट की। तो Ag प्लस की भी x मोल ही होगी और C6H5COO- की भी x होगी। क्यों? क्योंकि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो सबकी अगर एक की x मानेंगे तो सबकी x ही होगी, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर है। तो सिल्वर बेंजोएट की विलेयता यानी इसकी x मान लिया तो C6H5COO- की विलेयता या Ag प्लस की विलेयता सबकी x मोल ही होगी, क्योंकि सब 1 मोल है। अब KSP इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो Ag प्लस C6H5COO-, 3 लिखा है 5 होना चाहिए, इसको 3 को काट के 5 कर लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा KSP, दोनों का x है तो x इंटू x हो जाएगा x² इक्वल टू KSP। KSP की वैल्यू हमको दिया है 2.5 इंटू 10⁻13। तो इसको सॉल्व किया तो x बराबर आ गया √KSP। KSP की वैल्यू रखा 2.5 इंटू 10⁻13, तो ये आ गया 5 इंटू 10⁻7 मोल पर लीटर। x की वैल्यू यानी विलेयता आ गई, सॉल्युबिलिटी। अब देखिए, बफर में विलेयता विलयन का pH मान 3.19 है। तब बफर में विलेयता निकालना है, क्योंकि बेंजोइक अम्ल के लिए सिल्वर बेंजोएट एक बफर की तरह काम करेगा। हमने पढ़ा था कि जो एसिड होगा वो एसिड का साल्ट जो हो वही हमारा बफर विलयन बनाता था, और एसिड अगर स्ट्रांग है तो उसका जो है कॉम्बिनेशन वीक के साथ होना चाहिए। इस तरह हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए pH हमको दे दिया गया है 3.19, बफर विलयन का pH है 3.19। तो अब इसके लिए हम H प्लस निकाल लेंगे, तो pH 3.19 इक्वल टू माइनस log H प्लस, क्योंकि pH इक्वल टू माइनस log H प्लस हमारा फार्मूला होता है। तो
तो log H प्लस इक्वल टू 3.19 इक्वल टू, अब इसको एक बढ़ाएंगे तो 4 बार हो गया, और ये माइनस में देखिए रहेगा, माइनस भूल गया है क्योंकि log H प्लस लिखेंगे तो माइनस यहाँ आ जाएगा, और इसको 100 में घटाएंगे तो 100 में 19 में 81 बचेगा। तो H प्लस इक्वल टू एंटी log 4 बार 0.81 इक्वल टू, ये हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा, ये पावर में चला जाएगा 10⁻⁻4 माइनस के साथ, और इतना का एंटी log में वैल्यू 6.457 आएगी जब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि बफर विलयन के कारण C6H5COO- आयन H प्लस आयन से बंधकर बेंजोइक अम्ल बनाता है, परंतु H प्लस स्थिर रहता है, अतः C6H5COOH, ये देखिए 5 है, 3 लिख गया है, ये टूटेगा तो C6H5COO- प्लस H प्लस बनेगा। अब देखिए H प्लस हमारा दो तरीके से सिस्टम में आ रहा है, इस वजह से वो स्थिर रहता है, क्योंकि जब सिल्वर बेंजोएट टूटता है तब भी C6H5COO- बनता है, और जब एस्टिक बेंजोइक एसिड टूटता है तब भी C6H5COO- बनता है। तो ये और ये दो आयन है C6H5COO-, दो तरीके से विलयन में उपस्थित हो रहा है। तो H प्लस जब इससे टूट के बनता है तो इससे कॉम्बिनेशन करके बेंजोइक एसिड यानी C6H5COOH बना लेता है। तो इसलिए H प्लस जो है स्थिर रहता है विलयन में, क्योंकि दो बेंजोइक आयन है, बेंजोएट आयन, तो इन दोनों में से किसी से भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है अतः C6H5COOH टूटेगा तो C6H5COO- प्लस H प्लस बनेगा। क्योंकि ये एसिड है तो इसके लिए आयनन स्थिरांक K होगा, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का। तो प्रोडक्ट हमारा C6H5COO- H प्लस है, ये देखिए 5 होगा अपॉन C6H5COOH हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए अगर हम H प्लस को इधर ले आए या इसको इधर लेके चले जाएं और K को इधर ले आए तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो ये ऊपर गया तो C6H5COOH और ये नीचे आ गया C6H5COO-। तो ये H प्लस ऊपर है, K इधर आ जाएगा। तो ये H प्लस देखिए हमको पता है, ये निकाला है H प्लस 6.457 × 10⁻⁴। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और K की वैल्यू हमको पता है क्वेश्चन में, ये आयनन स्थिरांक दिया है बेंजोइक अम्ल का, अम्ल है तो Ka का मतलब एसिड, तो ये दिया है वैल्यू, तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर और रख के सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10, ये लगभग कट जाएगा और एक ऊपर जाएगा पावर तो 10 हो जाएगा। ये H प्लस अपान K की वैल्यू आ गई। अब देखिए कह रहा है कि माना बफर विलयन में विलेयता x मोल पर लीटर है, तब लगभग संपूर्ण बेंजोएट आयन बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा। अब देखिए अगर बफर विलयन में विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी x मोल पर लीटर है तो कह रहा है कि तब लगभग संपूर्ण बेंजोएट आयन बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर विलेयता देखें इन आयनों की तो x होगा, इसकी भी x होगी, क्योंकि सब x एक ही मोल है। इसी प्रकार अगर यहाँ देखी जाए तो यहाँ भी देखिए एक सब में है तो x इसको भी मान सकते हैं, तो यहाँ भी x है और बेंजोइक अम्ल में भी अगर माने
तो यहाँ भी x है, क्योंकि यहाँ भी देखिए 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है। तो जाहिर सी बात है कि चूंकि बेंजोइक एसिड में वही मोल है विलेयता का जितना हमारा सिल्वर बेंजोएट में है, तो अगर इनका बफर बनेगा तो लगभग संपूर्ण बेंजोएट आयन बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा, क्योंकि H+ के अगर X मोल निकल रहे हैं तो ये X मोल जो है यहाँ पर भी अगर X मोल की ज़रूरत है तो इससे जुड़ के बेंजोइक अम्ल बना लेंगे, यानी जितने भी H+ हैं या यूँ कहें कि जितने भी H+ हैं बेंजोइक अम्ल में बदल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि माना बफर विलयन में विलेयता X मोल पर लीटर है, तब लगभग संपूर्ण बेंजोएट आयन ये वाला बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा, क्योंकि जितने H+ हैं ये भी X है और यहाँ भी देखिए X है, तो इससे अगर क्रिया करेगा तो ये बेंजोइक अम्ल बना लेगा। तो जितने भी बेंजोएट है सब बेंजोइक अम्ल बना करके बेंजोइक अम्ल में बदल जाएंगे, और इसी वजह से H+ का मान स्थिर रहता है। तो देखिए बेंजोइक अम्ल में जब बदल जाएगा तो हमारा Y क्या है, Ag+ है, यहाँ पर Y मान लिया है Ag+ का कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन को थोड़ा अगर गंभीरता से समझेंगे तो सारी समस्या का समाधान निकल आएगा। यहाँ पर देखिए बेंजोइक एसिड था तो एसिड के लिए K निकला है, और यहाँ पर देखिए बेंजोएट आयन बेंजोइक अम्ल में बदल रहा है, तो ये जो रिएक्शन है हमारी ये वाली, इसके लिए KSP की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर H+ निकाला है तो इसके KSP की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो Ag+ है ये यहाँ पर X मान करके हमने ये X निकाला था विलेयता, और इसके बाद pH निकाला था, विलेयता निकाली थी और pH निकाला था। अब यहाँ पर जब ये और ये मिलेंगे बेंजोइक अम्ल तो ये बफर बनाएंगे। तो जब बफर की बात होगी तो बफर में देखिए यहाँ कह रहा है कि माना बफर विलयन में विलेयता X मोल पर लीटर है, तब लगभग संपूर्ण बेंजोएट आयन बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा। तो बेंजोएट आयन प्लस बेंजोइक अम्ल, बेंजोएट आयन प्लस बेंजोइक अम्ल की जो सांद्रता है वो Ag+ की सांद्रता के बराबर है, और इसको Y माना गया है। ऊपर X चूंकि माना गया था तो यहाँ पर Y माना गया। अब ये लिखा कैसे है, तो यहाँ पर देखिए जो Ag+ है ये रिएक्शन में Ag+ है, और ये बेंजोएट आयन बेंजोइक अम्ल में बदलेगा। तो Ag+ की जो सांद्रता होगी वो बेंजोइक अम्ल और बेंजोएट आयन की मिला करके होगी। फिर से समझिए, Ag+ की जो सांद्रता होगी वो बेंजोइक अम्ल और बेंजोएट आयन की सांद्रता के योग के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि बेंजोएट आयन ही बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा। खुद ही कह रहा है, देखिए संपूर्ण बेंजोएट आयन बेंजोइक अम्ल में बदल जाएगा। तो जब संपूर्ण बेंजोएट आयन बेंजोइक अम्ल में बदलेगा तो बेंजोएट आयन और बेंजोइक अम्ल की जो सांद्रता है जोड़कर Ag+ के बराबर होगी, क्योंकि उस रिएक्शन में Ag+ दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा C6H5COO- प्लस, अब ये जो है ये इसको अगर इधर ले आए तो 10 का गुणा होके इसके बराबर होगा ये, तो 10 का गुणा करके C6H5COO- लिख दिया इसकी जगह में, क्योंकि इधर चला आएगा तो 10 का गुणा होके इसके बराबर होगा, तो इसकी जगह 10 का गुणा करके इसको लिख दिया गया। तो ये अब सॉल्व करने पे C6H5COO- आ गया Y/11, Y/11 आ गया। तो KSP = क्या होता है, KSP = हमारा हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए
ये सिल्वर बेंजोएट में C6H5 COO माइनस है और Ag प्लस है। तो यहाँ पर देखिए C6H5 COO माइनस और Ag प्लस का कंसंट्रेशन लिया गया। यहाँ पर गुणा का निशान होगा, ये प्लस लिख गया है गलती से, गुणा का निशान होगा क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, इसलिए जो प्रोडक्ट है उसी का होगा। यस का मतलब सॉल्युबिलिटी, पी का मतलब प्रोडक्ट। तो चूंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है तो केवल प्रोडक्ट का गुणनफल लिया गया है, रिएक्टेंट का नहीं। ध्यान से समझिए, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट का केवल गुणनफल लिया गया। तो KSP हमको ऊपर से पता है 2.5 × 10⁻13 इक्वल टू ये आ गया हमारा y/11 गुणे Ag प्लस का y माना गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे y आ जाएगा 1.66 × 10⁻6। और y/x अगर निकालेंगे तो 1.66 × 10⁻6 अपान x की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाला है 5 × 10⁻7। तो यहाँ पर जब रख देंगे तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻7 x की वैल्यू, तो आ जाएगा 3.317। अतः कम pH मान पर सिल्वर बेंजोएट 3.317 गुना कम घुलनशील है। y/x 3.317 आया। तो चूंकि y सिल्वर है तो सिल्वर इतने गुना कम घुलनशील है pH का मान कम होने की वजह से। तो इसको ध्यान देना। अब देखिए आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है सोडियम फेरस सल्फेट तथा सोडियम सल्फाइड के सम मोलर विलयनों की अधिकतम सांद्रता बताइए जब उनके समान आयतन मिलाने पर आयरन सल्फाइड अवक्षेपित ना हो। फिर से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है फेरस सल्फेट तथा सोडियम सल्फाइड के सम मोलर विलयन की अधिकतम सांद्रता बताइए जब उनके समान आयतन मिलाने पर आयरन सल्फाइड अवक्षेपित ना हो, यानी प्रिसिपिटेट ना बने। और आयरन सल्फाइड के लिए KSP की वैल्यू दे दिया है 6.3 × 10⁻18। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर अवक्षेप ना बने, प्रिसिपिटेट ना बने, तो जो आयनिक गुणनफल होना चाहिए, वो विलेयता गुणनफल होना चाहिए, वो आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से कम होना चाहिए, तब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर लागू करते हैं और हम लोग बात को समझ लेंगे। तो देखिए कह रहा है कि माना FeSO4 तथा Na2S की सांद्रता x मोल पर लीटर है। FeSO4 और Na2S यानी सोडियम सल्फाइड और फेरस सल्फेट। तो सम आयतन में मिलाने पर, अगर समान आयतन मिला दिया जाए FeSO4 और Na2S का, तो इनकी सांद्रता हमने x मोल पर लीटर माना है। अब दोनों 1-1 लीटर होंगे तो 2 लीटर हो जाएंगे जब समान मात्रा मिलाई जाएगी। तो मान लीजिए कि 1-1 लीटर मिलाया जा रहा है तो 2 लीटर हो जाएगा। तो अगर मोल पर लीटर में निकालेंगे तो बटे में 2 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रति लीटर निकालना है। अब 2 लीटर हो गया, तो इसलिए Fes और Na2S की सांद्रता x/2 हो जाएगी। मोलर या मोल पर लीटर कहें तो 2 लीटर में अब x होगी तो 1 लीटर में x/2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, हमने आपको बताया कि जब 1-1 लीटर मिलाएंगे तो अब 2 लीटर मिक्स के बाद होगा ना। अब मोल पर लीटर में निकालना है तो मोल x है बटे अब 2 लीटर है तो 2 का भाग दिए। तो इसी प्रकार Fe+2 की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी, x/2m हो जाएगी। तो KSP या Fes के लिए कितना है, 6.3 × 10⁻8 है, क्वेश्चन में दिया है। तो KSP = हो जाएगा Fes के लिए, तो Fe+2 और S-2 में टूटेगा प्रोडक्ट इसका, तो ये हो जाएगा x/2 × x/2।
क्यों? क्योंकि Fe की +2 की अगर x/2 है तो S-2 की भी x/2 होगी, क्योंकि दोनों 1 मोल है। तो ये आ गया, ये वैल्यू रख दी Ksp की 6.3 × 10⁻18। तो x की वैल्यू सॉल्व करने पे आ गई 5.02 × 10⁻9 मोलर। अतः विलयन की उच्चतम मोलरता कितनी होगी? 2.5 × 10⁻9 मोलर। इतना अगर हम लोग घोल देंगे इतने मोलर तक तो अवक्षेप नहीं बनेगा, अगर इससे ज़्यादा घोलेंगे तो बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। कह रहा है 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को घोलने के लिए कम से कम कितने आयतन जल की आवश्यकता होगी? कैल्शियम सल्फेट के लिए Ksp 9.1 × 10⁻6 दिया। ध्यान दीजिए, किसी चीज़ को घोलना है और वो प्रेसिपिटेट न बने तो उसके लिए Ksp जरूरी है। तो Ksp के हिसाब से हम सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे, और जो सॉल्युबिलिटी होगी, तो चूंकि Ksp हमारा संतृप्त विलयन के लिए है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए है, तो इससे जो इस सॉल्युबिलिटी आएगी वो अधिकतम होगी, कि उससे अगर अधिक घोलेंगे, सॉल्युबिलिटी उससे अधिक होगी तो थक्का बन के नीचे बैठ जाएगा, यानी अवक्षेपित हो जाएगा या प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Ksp हमको दे दिया है, तो कैल्शियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी निकाल लें। तो CaSO4 टूटेगा तो Cu+2 और SO4 - 2 में टूटेगा। यदि CaSO4 की विलेयता S मोल पर लीटर है तो S मोल पर लीटर इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। क्यों? ये 1 मोल है तो ये दोनों भी 1 मोल है। तो Ksp = Cu+2 SO4 - 2 = S² लिख दिया, क्योंकि ये भी S मोल होगी सॉल्युबिलिटी, इसकी भी S मोल पर लीटर होगी, मोल पर लीटर, अगर इसकी S मोल पर लीटर है तो Ksp = ये S² हो गया। Ksp की वैल्यू रख दी 9.1 × 10⁻6, तो S आ गया 3.02 × 10⁻3 मोल पर लीटर। अब ये हमारी सॉल्युबिलिटी निकल आई। अब CaSO4 का आणविक द्रव्यमान हमसे पूछ रहा है कि 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को घोलने के लिए कम से कम कितने आयतन जल की आवश्यकता है। तो देखिए मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी आ गई CaSO4 की। तो अब अगर हम CaSO4 का आणविक द्रव्यमान निकाल लें तो Ca का 40 होता है, S का 32, O का 16, तो 4 है तो 16 को 64 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 136 ग्राम आ जाएगा। तो अगर इस सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में बदलना है तो जाहिर सी बात है इस ग्राम का गुणा कर दें मोलर द्रव्यमान का या मॉलिक्यूलर मास का, तो ये ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। तो इतने ग्राम प्रति लीटर आता है। 0.411 ग्राम को घोलने के लिए 1 लीटर जल की आवश्यकता होगी। इतने ग्राम प्रति लीटर, तो प्रति का मतलब 1, तो इतने ग्राम को घोलने के लिए 1 लीटर की जरूरत है। तो 1 ग्राम को घोलने के लिए कितने की जरूरत होगी? इतने ग्राम के लिए 1 लीटर, तो इतने ग्राम के लिए, तो इसको चूंकि इसलिए से निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 2.43 लीटर में घोला जा सकता है। तो देखिए इसको इस तरह करेंगे कि चूंकि 0.414 ग्राम को घोलने के लिए 1 लीटर की जरूरत है, इसलिए 1 ग्राम को तो 1 बटे इतना आ जाएगा 0.414, तो निकल आएगा कि कितने लीटर लगेगा। तो 2.43 लीटर में घोला जा सकता है। अतः कैल्शियम सल्फेट को घोलने के लिए कम से कम 2.43 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कह रहा है 0.1 मोलर HCl में हाइड्रोजन सल्फाइड से संतृप्त विलयन की सांद्रता 1 × 10⁻19 मोलर है। यदि इस विलयन का 10 ml निम्नलिखित 0.04 मोलर विलयन के 5 ml में डाला जाए तो किन विलयनों से अवक्षेप प्राप्त होगा?
विलयन दे दिया FeSO4 MnCl2 ZnCl2 MCdCl2। हमने आपको बताया है कि जो विलेयता गुणनफल है Ksp, वो सबसे मूलभूत ये बात बताता है कि चूंकि वो संतृप्त विलयन के लिए होता है तो उससे जो सॉल्युबिलिटी निकलेगी वो अधिकतम होगी, कि अब इससे ज्यादा अगर घोला जाएगा तो अवक्षेप में बदल जाएगा। तो देखिए इसको एक एक करके देखते हैं। तो देखिए यदि आयनिक गुणनफल विलेयता गुणनफल से अधिक है तब अवक्षेप बनते हैं। तो Ksp की वैल्यू, यदि आयनिक गुणनफल यानी आयनिक प्रोडक्ट विलेयता गुणनफल यानी Ksp से ज्यादा है तब प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बनता है, यानी विलयन में नीचे थक्का जम जाता है। क्योंकि विलयन में जिसमें S-2 आयन है, अब देखें यहाँ पर कटा हुआ है, इसको इंग्लिश वाले में देखते हैं। तो देखिए इंग्लिश वाली बुक में भी लिखा है कि अगर जो है प्रेसिपिटेट नहीं बनाना है, न बनने पाए, तो जो आयनिक प्रोडक्ट है वो कम होना चाहिए Ksp से। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो बिफोर मिक्सिंग, मिक्सिंग से पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा तो इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं इसका। तो देखिए अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें तो इसमें S-2 आयन आएगा। तो S-2 की अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दिया है इसमें सांद्रता 1 × 10⁻19 मोलर है। तो 1 × 10⁻19 और 10 ml में 0.04 मोलर विलयन के 5 ml डाला जाए। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा है वो चीज़ समझ में आ गई। कह रहा है क्योंकि 10 ml विलयन में जिसमें S-2 आयन है, ये 10 ml है हाइड्रोजन सल्फाइड का जिसमें S-2 आयन है, 5 ml धातु लवण विलयन डाला जाए। ये धातु के लवण है, साल्ट है, इसमें डाला जाए। तो डालने के बाद जो मिश्रण बनेगा तो मिश्रण में क्या होगा, S-2 हमारा संतृप्त विलयन की सांद्रता यानी S कितनी है, कंसंट्रेशन 1 × 10⁻19 इंटू ये 10 ml है तो 10/1.5। तो यहाँ पर देखिए 10/1.5 नहीं है, 10/15 होना चाहिए। ये इधर लिखा है देखिए वॉल्यूम टोटल 10 + 5 = 15 ml हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम 15 ml हो जाएगा। तो सल्फर -2 का सांद्रता कितनी हो जाएगी, पहले 10 ml में थी अब 15 में हो गई। तो 10/15 × 1 × 10⁻19 इसकी जो सांद्रता है। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसको इंग्लिश वाली बुक से करते हैं। एक बुक इंग्लिश वाले में ज़्यादा सही दिया है। तो देखिए बिफोर मिक्सिंग, जब मिलाया नहीं गया तो सल्फर का कंसंट्रेशन कितना है, सांद्रता सल्फर आयन की 1 × 10⁻19 मोलर है। 1 × 10⁻19 हाइड्रोजन सल्फाइड से संतृप्त विलयन की सांद्रता। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब H2S टूटेगा तो 2H+ और S-2 देगा। इसको समझ लीजिए। ये बनेगा। तो सल्फर के S-2 की सांद्रता ये है। और जब मिलाया नहीं गया है तो मिलाने से पहले (0.04 मोलर 5 ml
लिया गया है इनमें से किसी एक का। तो यहाँ पर देखिए मिलाने से पहले M+2 लिख दिया है। M+2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेटल के साल्ट हैं, सब धातु के लवण हैं और सब में +2 स्टेज में है। FeSO4 में Fe+2 है, MnCl2 में Mn+2 है, ZnCl2 में Zn+2 है, CdCl2 में Cd+2 है। तो उसने जनरली M+2 लिख दिया है कि M+2 की सांद्रता 0.04 मोलर है। अब मिलाने से पहले इसका वॉल्यूम 10 ml है और इसका 5 ml है। अब जब मिला दिया गया तो S-2 की सांद्रता कितनी होगी और इसकी सांद्रता कितनी होगी ये हमको निकालना है। और आयतन कितना हो गया, 10, 5, 15 यानी 15 ml हो गया। इसका भी मिलाने के बाद आयतन तो 15 ml हो गया और मिलाने के बाद इसकी और इसकी सांद्रता क्या होगी, यानी H2S जो विलयन था उसमें सल्फर आयन की सांद्रता और जो हमारा मेटल का साल्ट है उसमें मेटल आयन की सांद्रता। तो इसको देखते हैं, सही से समझेंगे तो बड़े अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए सल्फर आयन की देखें तो सल्फर आयन की जो प्रारंभ में सांद्रता थी और जितना इसका आयतन लिया गया बटे टोटल आयतन, तो सल्फर की जैसे हम लोग ऐसे निकालते थे M1V1 बराबर M2V2 ऐसे करते थे। तो यम और V है, तो यम हमारा इतना है और V कितना है, पहले 10 था बटे टोटल 15, तो प्रारंभिक आयतन बटे कुल आयतन गुणे सांद्रता। तो ये आ गया सॉल्व करने पे 6.67 × 10⁻20 मोलर सल्फर आयन की। और मेटल के आयन की कितनी होगी, तो प्रारंभिक सांद्रता गुणे प्रारंभिक आयतन बटे कुल आयतन। तो 0.04 प्रारंभिक सांद्रता है गुणे प्रारंभिक आयतन 5 है बटे कुल आयतन 15 है, तो यह आ गया 1.33 × 10⁻2 मोलर। तो ये सल्फर आयन और मेटल आयन की सांद्रता निकल आ गई मोल पर लीटर में। अब आयनिक प्रोडक्ट निकालना है, तो इसकी आयन कंसंट्रेशन इनटू इसकी कंसंट्रेशन, आयनिक प्रोडक्ट अब निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ये मेटल आयन है इसके साथ इसका वो बनना है विलयन। देखिए देखते हैं, कह रहा है कि यदि इस विलयन यानी 0.1 मोलर HCl के 10 ml को 0.04 मोलर विलयन के 5 ml में डाला जाए इनमें से किसी को लेकर, तो कह रहा है कि तो कितने विलयनों से अवक्षेप प्राप्त होगा। तो KSP निकाल लें, इसके एक आयन की इसके आयन के साथ। अगर KSP में जो सॉल्युबिलिटी है, ये देखिए आयनिक प्रोडक्ट आ गया हमारा, आयनिक प्रोडक्ट अगर ज्यादा होगा KSP से तो प्रक्षेप बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए M प्लस है 1.33 × 10⁻², S-2 हमने निकाला है 6.67 × 10⁻20, तो ये आ गया 8.87 × 10⁻22। और KSP हमारा कितना है, KSP है 6.3 × 10⁻18, तो -18 और ये -22 है, ये कम है, 10⁻18 ज्यादा है, तो ये कम है चूंकि, तो जाहिर सी बात है कि प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। दिस आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड द KSP ऑफ ZnS एंड CdS। अब देखिए हिंदी वाली बुक में नीचे कुछ बात लिखी थी वो छूट गई है, लेकिन इंग्लिश वाली में लिखी गई है कि KSP की वैल्यू FeS, MnS, ZnS और CdS के लिए लिखी गई है। तो KSP की वैल्यू से ये आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम होना चाहिए, तभी जो है ये नहीं जमेगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो ZnS और CdS के लिए देखते हैं, ZnS और CdS में देखें -24 और -27 है, तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 10⁻22 ज्यादा हो रही है KSP की वैल्यू से। इससे 100% क्लियर हो गया
कि ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे ZnS और CdS। इसीलिए देखिए कह रहा है कि देयरफॉर प्रेसिपिटेशन विल अकर्स इन CdCl2 एंड ZnCl2 सॉल्यूशन। तो चूंकि ZnS और CdS में Zn+2 और Cd+2 आयन है, CdCl2 और ZnCl2 में भी Cd+2 और Zn+2 आयन है, इसलिए ये अवक्षेपित हो जाएंगे। बाकी देखिए जो दो हैं FeS और MnS, इनका 10⁻18 और 10⁻13 है Ksp की वैल्यू, तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 10⁻22 बहुत कम है 10⁻13 और 10⁻18 से। इसलिए ये दोनों FeS और MnS नीचे थक्का नहीं बनाएंगे बल्कि विलयन में रहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं और ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो अब चैप्टर ख़त्म हो रहा है, इसके बाद हम लोग नीट का पेपर करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक।